रविंद्र सिंह द्वारा लिखित उपन्यास एक प्रेम कहानी मेरी भी। आइए सुनते हैं इस उपन्यास का तीसरा भाग, नज़दीकियाँ। क्या तुमने अपने मम्मी पापा से अभी तक बात नहीं की है? सुना, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अब तक कर लोगे। अगर आपको आश्चर्य हो रहा हो कि यह नया कैरेक्टर सोना कौन है, तो वह मैं हूँ। और जो मुझसे चिल्ला चिल्ला कर यह सवाल पूछ रही है, वह मेरी खुशी है। हाँ, अब वो मेरी हो चुकी है। हमें प्यार हो गया है। पहली बार तो सुनकर अजीब लगता है ना? तो क्या यह तब हुआ जब हम कॉलेज में साथ साथ पढ़ रहे थे? बिल्कुल नहीं, मैं तो उससे 1000 मील दूर था। क्या वह पहली नज़र का प्यार था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने तब तक एक दूसरे को देखा तक नहीं था। जब इस तरह के सवाल मेरे दोस्त मुझसे पूछेंगे, तब मैं उनको यह जवाब दूंगा। कुछ गंदे किस्म के सवाल भी थे जिन्हें फ़िलहाल आप नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन सबका आखिरी सवाल एक ही था, क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे पता नहीं है। फिर भी किसी ऐसे आदमी से प्यार करना जिससे आप मिले भी नहीं हो, अपने आप में पागलपन ही है। और उससे एक दिन शादी करने का फ़ैसला करना, उससे भी बड़ा पागलपन। कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह से प्यार होने वाला है। ईमानदारी से कहूँ तो मैंने कभी यह भी नहीं सोचा था कि मुझे प्यार भी होने वाला है। लेकिन अब मैं काफ़ी बदल चुका था और मैं वही आदमी नहीं रह गया था जो मैं कुछ समय पहले था। मुझ में और मेरे आसपास काफ़ी कुछ बदल चुका था। केवल उसको फ़ोन करने के लिए मैं अपने दोस्तों से बातचीत बीच में छोड़ने लगा था। मैं कम सोने लगा था और अधिक बातें करने लगा था। मेरे महीने के खर्चे में मेरे फ़ोन का बिल सबसे ऊपर आ गया था। उसने घर के किराए को बहुत पीछे छोड़ दिया था। मैं अब प्रेमी जोड़ों को ध्यान से देखने लगा था। वे जिस तरह से बागों में बैठते थे, जिस तरह हाथों में हाथ डालते, जिस तरह से कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड को मोटरसाइकिल पर बैठकर पकड़ती, मैं इस तरह को लेकर परेशान रहने लगा था कि मैं कैसा लगता हूँ। ऑर्कुट पर मैंने अपना स्टेटस सिंगल से कमिटेड में बदल दिया था। इंटरनेट पर मैं उसके नाम का पासवर्ड बनाने लगा था। ऑफिस में बैठा बैठा बिना किसी बात के मैं मुस्कुराने लगता था। प्यार फिजाओं में था। हमारी कहानी बहुत अलग सी थी। 21वीं शताब्दी की एक प्रेम कहानी जिसकी बुनियाद में आधुनिक संसार के गैजेट थे। ग्राहम बेल का शुक्रिया कि उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया, जिसने उससे बात करने में, उसे अच्छी तरह से जानने में मेरी मदद की और आखिरकार उसके प्यार में पड़ने में मदद की। शुक्रिया इंटरनेट का, शादी.com का जैसी साइटों का, जिन्होंने उसे ढूंढने में मेरी मदद की। इस हाईटेक प्यार के दौरान मैंने पाया कि मैं सच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। इस तरह का प्यार अच्छा था या बुरा, इसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हम तो उसमें पहले ही पढ़ चुके थे। अब उस बात पर आते हैं जिसके लिए वह मेरे ऊपर चिल्ला रही थी, क्योंकि मैंने वादा तोड़ा था। नहीं, शराब पीने वाला नहीं, कोई और। उसका परिवार मुझे तब से जानता था जब उसने मुझे पहली बार फ़ोन किया था, लेकिन मेरी तरफ से ऐसा नहीं था। मेरे घर के लोग उसके बारे में अब तक नहीं जानते थे, बल्कि वे तो यह भी नहीं जानते थे कि उनके बेटे का प्रोफाइल विवाह संबंधी किसी वेबसाइट पर है। स्वाभाविक है वह इस बात का चिंतन कुछ अलग ढंग से करें। तब भी वह अपने भाग्य के फैसले कर चुका था। इस बात को लेकर उसके सवाल रोज़ बढ़ रहे थे। धीरे धीरे इसी बात को लेकर वह असहज महसूस करने लगी। इसलिए 1 सप्ताह पहले मैंने उससे वादा किया कि मैं अगले वीकेंड अपने घर वालों से इस संबंध में बात करूंगा, लेकिन दुर्भाग्य से मैं कर नहीं पाया, क्योंकि वीकेंड में IMS की परीक्षा थी। IMS, यह हम दोनों के बीच एक और समानता थी। हम दोनों MBA की तैयारी कर रहे थे और अपने अपने शहरों में हमने उसकी तैयारी के लिए एक ही इंस्टीट्यूट के सेंटर में नाम लिखवाया था। मैं पिछले वीकेंड बुर्ला नहीं जा पाया, क्योंकि मुझे IMS में क्लास टेस्ट देना था। मैंने उसको शांत करने की कोशिश की, लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था सोना। वह चिल्लाने वाली लड़की अब इमोशनल हो रही थी। उसने उस नाम से मुझे मार डाला। वह मुझे अलग अलग नामों से बुलाती थी और उसमें
सबसे अच्छा नाम था सोना, और वह जिस तरह से कहती थी वह मुझे बहुत पसंद था। इतने प्यार और गर्मजोशी से, इस वीकेंड पक्का, इससे ज़रूरी कोई काम नहीं मेरे पास, मैंने उससे कहा, और मेरी सोनी मोनी फिर से खुश हो गई। सोनी मोनी, मैंने उसे यह नाम दिया था, प्यारी और मीठी के लिए पंजाबी शब्द सोना का स्त्रीलिंग। अगला वीकेंड आ गया और मैं परेशान था। मुझे अपने घर वालों से जाकर अपनी शादी की बात करनी थी। यह सुनकर वे खुश हो जाते। मैंने चालाकी से अपने छोटे भाई टिंकू को बुर्ला जाने से पहले रात विश्वास में ले लिया था। वह इस बात को पहले से जानता था कि मेरे और किसी लड़की के बीच कुछ चल रहा था। देर रात को जो मैं फ़ोन करता था उससे यह बात साफ़ हो गई थी, लेकिन उसने इस बात की कभी कल्पना नहीं की थी कि इस सब की शुरुआत शादी ब्याह की एक वेबसाइट से हुई होगी। उसका बड़ा भाई होने के नाते मैंने उसके सामने इसके अलावा और कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा कि जब मैं मम्मी पापा से इसके बारे में बात करूं तो वह मेरी तरफदारी करे। जब से हम बुर्ला के अपने घर आए थे, मैं अजीब अजीब तरह की हरकतें कर रहा था। इधर से उधर घूमता हुआ कोशिश कर रहा था कि किस तरह से उस विषय को उठाऊं। सही समय का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा था कि सही समय कौन सा था। मैं बहुत अधिक सोच रहा था, उससे कहीं अधिक जितना मेरा दिमाग सोचा करता था। क्या मुझे अभी कह देना चाहिए या 15 मिनट और ठहर जाऊं? लेकिन 15 मिनट बीतने के बाद भी मैं इंतज़ार ही कर रहा था। जैसे ही मैं कुछ कहने को होता कि कुछ हो जाता, फ़ोन की घंटी बज जाती, कोई दरवाज़ा खटखटाने लगता, और अगर नहीं कुछ तो परेशान कुकर की सीटी मम्मी को वापस किचन में बुला लेती। लेकिन जिस समय इस तरह की कोई बात नहीं हुई, उस समय भी मैं अपना मुंह नहीं खोल सका। इस बार मैंने बात नहीं की तो वह रो देगी। मैंने अपने आप से कहा। दिन के खाने के बाद मैंने इस संदिग्ध बातचीत की शुरुआत करने की हिम्मत किसी तरह जुटाई। वैसे तो मुझे लगा कि यह बात काफ़ी अजीब है कि मैं अपने मम्मी पापा से पूछूं कि वे किस तरह मिले और कैसे उनकी शादी हुई, लेकिन मुझे इस विषय पर चर्चा शुरू करने का इससे कोई बेहतर तरीका नहीं सूझा। मम्मा, एक बात बताइए, आप दोनों किस तरह एक दूसरे से मिले और कैसे आप लोगों की शादी हुई? मैंने पूछा। मम्मी पापा ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर मेरी ओर देखा और मुस्कुराने लगे। माँ बाप स्मार्ट होते हैं और हम यह नहीं जानते कि वे इस बात को जानते हैं कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। उन्होंने शायद बहुत आसानी से यह पढ़ लिया कि मेरे माथे पर क्या लिखा हुआ है। फिर भी उन्होंने पूरी कहानी सुनाई, और जैसे ही कहानी ख़त्म हुई, मम्मा ने पूछा, तो तुम्हारी शुरुआत किस तरह हुई? मुझे लगा मानो मुझे अपना चेहरा कुशन में छिपा लेना चाहिए, या कहना चाहिए मेरी कोई कहानी है ही नहीं। लेकिन उससे पहले मेरे दिमाग में मुझसे गुस्से में कहा, अब बोलो भी बेवकूफ़ कहीं के। और सौभाग्य से मैंने अपनी दबी छिपी हिम्मत जुटाई और अपनी अब तक की कहानी उनको सुनाई। मैंने उनको उसका फ़ोटो भी दिखाया। मैं सोच रहा था कि मेरे मम्मी पापा तरह तरह के सवाल करेंगे, लेकिन मुझे आश्चर्य यह हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि टिंकू ने मुझसे उन लोगों से ज़्यादा सवाल पूछे। मम्मी खुश थी कि आखिरकार उनका बेटा शादी के बारे में सोच तो रहा है। डैडी इसलिए खुश थे कि वे अपने बेटे की पसंद की लड़की ढूंढने की जद्दोजहद से बच गए। वे राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन ऊपर से चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहे थे। मैं खुश था क्योंकि मैंने आखिरकार सबके सामने अपने दिल की बात कह डाली थी, और टिंकू सबकी प्रतिक्रियाओं को ध्यान से देख रहा था। वह जल्दी से प्रभावित नहीं होता। उसकी इस बात को मैं पसंद भी करता हूँ और नापसंद भी। मम्मी पापा ने 2-1 सवाल पूछे, जिनका जवाब मैंने पूरे आत्मविश्वास से दिया, और बस हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी मुश्किल बाधा इतनी जल्दी पार हो जाएगी। लेकिन जब इतवार की रात हम भुवनेश्वर के लिए निकल रहे थे, तो बस स्टॉप पर डैड ने कहा, हम लोग इसके बारे में सोचेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम शादी को लेकर गंभीर हो रहे हो। कोई बात नहीं, मैं आपकी बात समझता हूँ, मैंने उनसे कहा। हालांकि मन ही मन मैं यह सोच रहा था, परवाह कौन करता है डैड। सोमवार की सुबह मैं भुवनेश्वर के अपने घर पर पहुँचा। बिस्तर पर पसरते हुए मैंने खुशी को फ़ोन किया। मिशन पूरा हो गया, मैंने उसे जगाते हुए कहा। उन 2 शब्दों से वह सब कुछ समझ गई, और बदले में मुझे क्या मिला? खूब सारे चुंबन। बाद वाले तो भरपूर थे। वह पहला दिन था जब उसने फ़ोन पर मेरा चुंबन लिया। अरे, इतनी ज़ोर से? आसपास
कोई नहीं है क्या? हाँ, मैंने पूछा। उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया पर कहा, मेरा मन हो रहा है कि अभी तुमको मैं अपने बिस्तर पर खींच कर ले जाऊं और पागलों की तरह किस करूं। वाह, वह कितना खुश और अच्छा महसूस कर रही थी यह जानकर कि मैंने उसके बारे में अपने परिवार वालों को बता दिया। हमारी प्रेम कहानी का एक और पड़ाव पार हो गया था। दोनों परिवार हमारी कहानी के बारे में अब जानने लगे थे और हमेशा की तरह मैं इसलिए खुश महसूस कर रहा था क्योंकि मेरी सोनी मोनी खुश थी। लेकिन जैसा कि कहा गया है कि प्रेम में सभी भावनाओं का मेल होता है, जल्द ही एक शाम आई जब मैंने उसे रुला दिया और फिर मैं भी रोया क्योंकि वह जो रो रही थी। वह एक और वीकेंड था और मैं बुर्ला में था। बाहर बरामदे में बैठा पड़ रहा था। मैं अपने आसपास के माहौल से बहुत चिढ़ा हुआ था क्योंकि मैंने अपने आप से जो परीक्षा दी थी उसमें मैंने बहुत बुरा किया था। मैं अगले पैसेज की और बढ़ने ही वाला था कि उसका फ़ोन आया। हाय, मैंने बुझी हुई आवाज़ में कहा, मेरी बेबी क्या कर रहा है? उसने पूछा। मुझे यह बहुत अच्छा लगता था जब वह इस तरह से बात करती थी। जब वह मुझे अपनी प्यारी आवाज़ में बेबी बुलाती थी उसमें इतना अपनापन लगता था मानो उसने मेरी देखभाल की सारी जिम्मेदारी ले ली हो। आरसी तुम्हारे बेबी की जान ले रहा है और मेरा मूड बहुत ख़राब है। फिर कुछ देर मुझसे बातें कर लो, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। नहीं डियर, मैं एक नया पैसेज शुरू करने वाला हूँ और इस बार अच्छा स्कोर करना चाहता हूँ। मेरा मूड उसी से बदलेगा। क्या हम रात में बात कर सकते हैं प्लीज़? ओके, बाद में बात करते हैं, लेकिन फ़ोन रखने से पहले एक अच्छी बात तो कह दो। खुशी की अनेक खासियतें थी, छोटी छोटी बातें जो उसके लिए मायने रखती थी, जैसे यह है कि फ़ोन रखने से पहले एक अच्छी बात सुनना। मुझे ज़्यादातर समय तो अच्छा लगता था जब तक मैं बहुत थका नहीं होता। खुशी प्लीज़ इस बात को समझो, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं इस समय कुछ अच्छा नहीं सोच सकता। मैं आज रात में तुमसे 2 अच्छी बातें करूँगा, ठीक? ओके, तुम अपना ध्यान रखना। बाय। बाय नहीं, सी यू। उसने मुझे फिर से सही किया। अरे हाँ, सी यू। और मैंने फ़ोन रख दिया। अभी भी मेरा मूड ख़राब था। मुश्किल से 15 मिनट हुए होंगे कि मेरा सेल फ़ोन फिर से बजने लगा। वही थी। अब क्या? मेरी आवाज़ कुछ तेज़ हो गई। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे पहले क्यों फ़ोन किया? ओहो, क्यों? मैं चिढ़ गया था क्योंकि यहाँ बारिश हो रही है और मेरा मन हो रहा है कि तुम्हारा हाथ पकड़कर बारिश में डांस करूँ। खुशी, मेरी आवाज़ तेज़ हो गई। ओके बाबा, सॉरी, बाद में बात करते हैं, उसने बड़ी मासूमियत से कहा। वह फ़ोन रखने ही वाली थी कि मुझे लगा मैंने उसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया और मैंने कहा, अरे सुनो, हम कुछ देर बात कर सकते हैं। मैं इस अर्सी से थोड़ी देर ब्रेक लेना चाहता हूँ। और वह फिर से खुश हो गई। कुछ ही देर में हमारी बातचीत बारिश से हटकर हमारे वादों की ओर चल पड़ी। वे बातें जो हम स्वीकार करना चाहते थे और वे बातें जो हम एक दूसरे के लिए छोड़ देना चाहते थे, शराब तक की नहीं, जब तक कि वह उसको लेकर सहज न हो जाए। खुद को शाकाहारी माहौल के लिए तैयार करना तथा इसी तरह की कुछ और बातें मेरे मन में थी। मुझसे और मेरे परिवार से पंजाबी में बात करना सबसे महत्वपूर्ण बात थी जो मैंने उसके सामने रखी। उसका परिवार हिंदी में बात करता था और वह उसी माहौल में बड़ी हुई है, जबकि मेरे कान उस भाषा को बुरी तरह सुनना चाहते थे जिसके माहौल में मैं पला बढ़ा था। हालांकि हमने एक दूसरे पर कुछ भी थोपा नहीं था और आखिर हमें जीवन भर साथ जो रहना था। उस शाम मैंने उससे शरारतन पूछा, तुमको पंजाबी में बात करना बुरा तो नहीं लगेगा? तुमने अभी तक कभी मेरी यह इच्छा पूरी नहीं की, या तुम शादी के बाद ऐसा करने वाली हो? और अगर मैं कहूँ कि मैं शादी के बाद भी नहीं करूँगी तो तुम क्या करोगे? उसने मुझे छेड़ा और हंसने लगी। मैंने एक कल्पना की कि वह अपने बिस्तर से कूदकर खिड़की तक गई होगी और वहाँ उसने बारिश की कुछ बूंदों को छुआ होगा। फिर मैं तुमको फरीदाबाद तुम्हारे घर ले जाऊँगा और वहीं छोड़ दूँगा। उसने सिर्फ इतना कहा सुना। मैं उसकी खिड़की से बाहर बारिश की आवाज़ सुन सकता था। मुझे महसूस हुआ कि मैं यह क्या कह गया। मेरा यह मजाकिया अंदाज बुरी तरह से फेल हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या कहूँ। इससे पहले कि मैं कुछ कहता उसने कहा, सोना, तुम अपना पैसेज बनाओ,
बाद में बात करते हैं। और उसने चुपचाप फ़ोन रख दिया। वह कुछ ऐसा था जो इससे पहले कभी नहीं किया था। मुझे बहुत बुरा लगा। याद आया कि उसकी छेड़छाड़ पर मैंने किस तरह जवाब दिया था। न तो मैं उसे फ़ोन करके यह कह सकता था कि मेरे कहने का मतलब यह नहीं था जो उसने समझा, न ही मैं आरसी के अगले पैसेज पर ध्यान लगा पा रहा था। अगले पैसेज के मैंने जो जवाब बनाए वे सब गलत निकले। उस शाम करीब 7 बजे मैंने अपनी बाइक निकाली और पास के एटीएम तक कुछ पैसे निकालने गया ताकि भुवनेश्वर वापसी का टिकट खरीद सकूं। बूंदाबांदी होने लगी। मौसम की पहली बारिश। अब मैं समझ सकता था कि उसे उस समय कैसा लग रहा होगा जब उसने मुझे पहले फ़ोन किया था। मैं एटीएम के सामने की लाइन से निकल आया और मैंने उसका नंबर मिलाया। हेलो, उसने कहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। खुशी, मैंने कहा। हाँ सोना, उसने तुरंत जवाब दिया। फिर मुझे सिसकने की आवाज़ सुनाई दी जो किसी के लिए भी यह समझने के लिए काफ़ी थी कि वह रो रही थी। मैंने एक पल के लिए कुछ भी नहीं कहा, जिस बीच उसके आंसू बहते रहे। हे डियर, प्लीज़ मत रो। मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुमसे इतनी बुरी बात की। वह ज़ोर ज़ोर से सिसकने लगी और मैं उस लड़की के लिए शर्मिंदा महसूस करने लगा जो मेरा हाथ थाम कर बारिश में डांस करना चाहती थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया हो। मैंने धरती की इस सबसे प्यारी लड़की को रुला दिया, उस लड़की को जो बस मेरे ही लिए बनी है। मैं ऐसा कैसे कर पाया? मैंने सामने की दीवार पर ज़ोर से मारा। लाइन में खड़े लोग मुझे देखने लगे। मैं उस सड़क की ओर चल पड़ा जहाँ रोशनी नहीं थी। मुझे माफ़ कर दो खुशी। सॉरी, मेरी बेवकूफ़ी के कारण तुम रो मत। खामोशी। मुझसे बात करो डियर, कुछ तो कहो। मुझे जो चाहे सजा दो, लेकिन भगवान के लिए मुझसे बात करो। कहकर मैं भी रोने लगा। कुछ देर बाद वह किसी तरह कह पाई, सोना, तुम अभी तो मुझे अपने घर भी नहीं ले गए और तुम मुझे वापस भेजने की बात कर रहे हो। उसके इस मासूम सवाल ने मुझे खामोश कर दिया। वह रो रही थी, मैं रो रहा था और हमारे साथ आसमान भी रो रहा था। तेज़ बारिश होने लगी। तुमने तो कहने में बस 1 सेकंड लगा दिया, लेकिन मैं तो एक लड़की हूँ। मैं अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहनों को छोड़ रही हूँ जिनके साथ मैंने अब तक का अपना जीवन जिया है। अपने घर को जिसकी बहुत सारी यादें हैं, सिर्फ तुम्हारी होने के लिए। और तुमने कहा कि तुम मुझे छोड़ दोगे। मैं पागल हूँ, गंदा हूँ। सड़क के किनारे एक पेड़ पर हाथ मारते हुए बारिश में ज़ोर ज़ोर से रोता हुआ मैं चिल्लाया। मुझे इसकी भी परवाह नहीं थी कि कोई मुझे देख लेगा। तेज़ आवाज़ के साथ बारिश हो रही थी और मैं पोल को ज़ोर ज़ोर से मार रहा था और रो रहा था। मुझे ज़रूर कुछ हो गया है। मैं इस तरह से तो कभी नहीं रोया। और शायद यह लड़कियों का स्वभाव होता है कि वे औरों को रोने से रोकती हैं। तो उसने वह किया जो मुझे उसके लिए करना चाहिए था। उसने पहले मेरे आंसू पोंछे। सोना, सोना, मुझे तुम्हारे रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। प्लीज़ मत रो, प्लीज़। देखो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ और चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। और मैं अब भी तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो प्लीज़ मत रो डियर। टूटा हुआ दिल उसको दिलासा दे रहा था जिसने उसे तोड़ा था। कुछ देर बाद उसने मुझे हंसाया भी। फिर मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो और मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। सोना, जानते हो, तुम्हारी तरह मैं भी अपने परिवार के साथ हमेशा रहना चाहती हूँ, लेकिन जिस तरह का हमारा समाज है, संस्कृति है, मुझे उन सब को छोड़ देना पड़ेगा। और मैं ऐसा करूँगी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और वह आदमी जिसे मैं सबसे अधिक पाना चाहती हूँ, जो मेरा ध्यान रखे, वह तुम हो। मैं जानता हूँ डियर, मैं यह बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे पता नहीं कैसे मैं ऐसी बात कह गया। मैंने दिल से ऐसा महसूस नहीं किया था। तुम्हें पूरा हक है मुझे सज़ा देने का। सज़ा? उसने प्यारी आवाज़ में कहा। हाँ, वह कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा। तुम कहाँ हो? उसने पूछा और मुझे महसूस हुआ कि उसकी आवाज़ बेहतर हो रही है। मैं एटीएम से पैसे निकालने आया था। वह यह घर से 2 ब्लॉक आगे है। क्या एटीएम पर और लोग हैं? हाँ, यहाँ लंबी लाइन लगी है। तुम लाइन में लग जाओ। क्यों? तुम जाओ वहाँ, यह तुम्हारी सज़ा का हिस्सा है। ठीक है, मैंने कहा और वापस चला गया। हाँ, मैं वहाँ आ गया। ओके, अब मुझे 5 किस दो। क्या? सोना, उसने थोड़ी सख्ती से कहा, मुझे याद दिलाने के लिए कि मैं इनकार नहीं कर सकता।
मैंने उसे रुलाया था और अब मुझे उसकी चाहत पूरी करनी थी। मैंने आसपास के लोगों पर से अपना ध्यान हटाया और फ़ोन पर उसे 5 जोरदार किस दिए। मैं लाइन में दूसरा आदमी था और मैंने अपना सिर झुका लिया ताकि मैं उन चौंकी हुई निगाहों से बच सकूं जो मुझे घूर रही थी। यह शर्मा देने वाली बात थी, लेकिन मैं हंसने लगी और अपनी शर्म के बावजूद मैं खुश था कि मैंने उसे फिर से हंसा दिया। साथ ही मैं एक लड़की की हालत को समझ सकता था। उसे अपने सपनों के आदमी के लिए जिस तरह की कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, उस आदमी और उसके परिवार को अपनाने के लिए वह अपने जीवन में हासिल सारी चीज़ों को छोड़ देती है। मैंने अपने आप से पूछा कि अगर मुझे अपने परिवार को उसके लिए छोड़ना पड़ा होता तो कैसा महसूस होता। क्या मैं अपने परिवार को छोड़ने के बारे में सोच भी सकता हूँ? लड़कियाँ किस तरह ऐसा कर पाती हैं, और सबसे बढ़कर केवल उनको ही ऐसा क्यों करना पड़ता है? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। समय के साथ खुशी ने मुझे इस तरह के कई पाठ पढ़ाए। धीरे धीरे वह मुझे और मेरी सोच को बदल रही थी। उस शाम मैंने पैसे नहीं निकाले क्योंकि अगले ही पल मैंने देखा कि मुझसे ठीक आगे मेरा एक पड़ोसी लाइन में खड़ा था। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसने मुझे फ़ोन पर किस करते हुए पकड़ लिया था। आधी रात है, अगस्त का आखिरी शनिवार। मैं फ़िल्म देखकर घर लौटा हूँ। दोपहर में खुशी और मेरी लड़ाई हुई थी। इसकी वजह से हमारी बात बंद थी और मैं यह सहन नहीं कर सकता था कि मेरी उससे बात नहीं हो रही है। इसलिए मैं यह सोचकर सिनेमा देखने चला गया कि इससे मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब और सहन नहीं कर पाया तो मैंने उसे आधी रात में फ़ोन किया। उसने हंसते हुए फ़ोन उठाया। तब मुझे समझ में आया कि मैंने जो कड़ी बातें कही थी उनके ऊपर कायम नहीं रह पाया। मैंने कहा था कि मैं अपनी तरफ से उससे बात शुरू नहीं करूँगा। कुछ ही देर में मैं भी उसके साथ हंसने लगा। अब हम नहीं लड़ रहे थे। कुछ देर बाद उसने कुछ ऐसा कहा जो मेरे दिल को छू गया। सोना बाद के जीवन के लिए एक नियम बना लेते हैं। अगर हम घर पर साथ हुए तो हम एक ही प्लेट में खाना खाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे उस दिन हमारी कितनी ही भयानक लड़ाई हुई हो सकता है हम एक दूसरे से बातचीत नहीं करें, लेकिन साथ बैठकर अपने हिस्से की रोटी का टुकड़ा तोड़ते हुए जब हमारे हाथ एक दूसरे को महसूस करेंगे तो इससे हमारा गुस्सा शांत हो जाएगा, है ना? वह अक्टूबर की शुरुआत थी। हमें एक दूसरे को जानते हुए करीब 3 महीने हो चुके थे। इस बीच मैं उसके पूरे परिवार से बात कर चुका था और वह मेरे पूरे परिवार से। असल में वह मेरी माँ की अच्छी दोस्त बन चुकी थी। माँ हमेशा चाहती थी कि उनकी एक बेटी हो। धीरे धीरे वह खुशी के साथ अपना सुख दुख बांटने लगी। वह उससे मेरे बचपन, मेरे स्वभाव, मेरी पसंद नापसंद को लेकर, इन बातों को लेकर जिनसे मुझे गुस्सा आता था उससे बातें करती थी। वह इस परिवार में अपने जीवन के बारे में भी बातें करती थी। उस परिवार में जिसमें पुरुषों की संख्या महिलाओं से 3 गुना थी और जहां दुर्भाग्य से बहुमत का राज चलता था। मेरी माँ के बारे में कुछ बातें ऐसी थी जो मैं पहले नहीं जानता था, लेकिन खुशी ने मुझे वे बातें बताई। किसी भी बेटे की तरह मैं भी अपनी माँ से प्यार करता हूँ, लेकिन मुश्किल यह है कि हमें पता ही नहीं चला कि हम कब इस पुरुष आधारित समाज का हिस्सा हो गए। खुशी मुझे औरतों के स्वभाव के बारे में, उनकी उम्मीदों के बारे में समझाती थी। वह मुझे बताती कि जब मैं वीकेंड में घर जाऊं तो मुझे उनके लिए क्या करना चाहिए। वह मुझे टिप्स दिया करती थी। कभी कभी अगर मैं उसको भूल जाता था तो वह मुझ पर चिल्लाने भी लगती थी। तब मुझे खुश होने की जगह खुशी पर तरस आता था और उसकी इन छोटी छोटी बातों पर बहुत प्यार आता था। खुशी रिश्तों की अहमियत को बहुत समझती थी। वह परिवार और उसका ध्यान रखने के महत्व को समझती थी। मैंने उसे एक और जिम्मेदारी यह दे रखी थी कि वह मुझे 10 बजे के बाद न तो फ़ोन करे, और अगर मैं उसके बाद फ़ोन करूँगा तो वह मुझसे बात नहीं करे। कारण यह था कि कैट की परीक्षा पास आ गई थी और मैं 3-4 घंटे रोज़ उसकी तैयारी में लगाना चाहता था। तो हमने बेमन से ही सही, लेकिन यह शपथ ली, जब तक कैट की परीक्षा नहीं हो जाती तब तक हम 10 बजे रात के बाद एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। मैंने कहा, और यह नियम केवल सोमवार से शुक्रवार तक के लिए ही होगा। उसने अपनी बात जोड़ी। वीकेंड में हमारे पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय होता, इसलिए हमें एक दूसरे से बात नहीं करके अपने जीवन को मुश्किल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है बाबा, अब मेरे साथ दोहराओ, मैंने कहा। भगवान के नाम पर मैं रुका ताकि वह उसे दोहराए। भगवान के नाम पर मेरा सोना और मैं खुशी
और मुझे इतना अच्छा लगा कि उसने अपने बयान में मेरा सोना कहा। ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए अंदर से मेरा मन हो रहा था कि उसे एक बार और किस कर लूँ। ऊपर से मैं अपनी इस शपथ के साथ चालू रहा। शपथ लेते हैं कि हम लोग सप्ताह के दिनों के 10 बजे के बाद एक दूसरे को तब तक फ़ोन नहीं करेंगे जब तक कोई इमरजेंसी न हो। हम लोग सप्ताह के दिनों में 10 बजे के बाद एक दूसरे को तब तक फ़ोन नहीं करेंगे जब तक कोई इमरजेंसी न हो। और कोई इमरजेंसी न हो और मुझे अगर नींद नहीं आ रही हो तो मैं केवल 5 मिनट के लिए फ़ोन करूँगी। और उसने अपनी तरफ से जोड़ा। यह क्या है, मैंने पूछा और हंसने लगा। मैं उसके लिए अपने प्यार को रोक नहीं पाया और मैंने उसे किस कर लिया। एक के बाद एक वे किस मोबाइल टावर और सैटेलाइटों को पार करते हुए उस तक पहुंच गए। खुशी ने मुझे जीवन के हर पल का आनंद दिया। अच्छा, बुरा और चुनौतियों से भरा, उसने सबको शानदार बना दिया। पहले हफ्ते तो अपनी शपथ पर टिके रहना मुश्किल लग रहा था, लेकिन हमने किसी तरह उसको निभा ही लिया। सच्चाई यह है कि इस शपथ के साथ एक दूसरे से बात करने की इच्छा खासकर 10 बजे के बाद और भी बढ़ गई। यह इंसान का स्वभाव होता है कि जिस चीज़ के लिए उसे मना किया जाता है उसकी इच्छा और बढ़ जाती है। और सुबह के समय बात करते हुए हमें इसका एहसास हुआ कि बात करने के लिए रात कितना अच्छा समय होता है। रात को बात करना कितना रोमांटिक होता है ना। उसने एक सुबह अपनी प्यारी मीठी आवाज़ में पूछा। मैं उस बातचीत को कितना मिस करता हूँ। इस फैसले के बाद लगने लगा कि मैंने जैसे अपने पैर पर गलती से कुल्हाड़ी मार ली है। मैंने कहा, नहीं डियर, ऐसा नहीं है कि तुमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। उसने बड़ी विनम्रता से कहना शुरू किया, फिर अचानक चिल्लाई, बल्कि तुम जानबूझकर उसकी तेज़ धार पर नंगे पैर कूद गए हो। अब अपने घाव के मजे लो। वह गुस्से में थी, लेकिन कुछ भी नहीं किया जा सकता था। वादे पूरे करने के लिए किए जाते हैं और हम दोनों ही जानते थे कि हमें इसे निभाना पड़ेगा। जल्दी ही वीकेंड की रात आई और हम एक दूसरे से बात करने को बेताब थे। रात का समय बात करने के लिए बहुत सुहाना होता है, खासकर प्रेमियों के लिए। मम्मी पापा तब तक सो जाते होते हैं। भाई बहन समझते हैं कि आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और आप अपने बेडरूम में अकेले शॉर्ट टी शर्ट पहनकर बिस्तर पर मध्यम रोशनी में सेल फोन थामे लेटे होते हैं, जिसका मतलब होता है कि आप पूरी तरह से उस आदमी के साथ हैं जिसके साथ आप बात कर रहे हैं। हाय सोना, उसने कहा। उस रात उसके हाय कहने का अंदाज कुछ अलग लगा। वह कुछ अधिक प्यार भरा था, जिसे मैं उससे पहले शायद ही महसूस कर पाया था। हाय हनी, मैंने बहुत इत्मीनान से कहा और हमारी बात चल पड़ी। मुझे याद है कि हमें बहुत दिनों के बाद रात को बात करना कितना अच्छा लग रहा था, जबकि अभी एक सप्ताह ही गुजरा था। कुछ देर बाद वह अपनी किसी दोस्त की मंगनी के बारे में बताने लगी और कुछ ही देर में वह यह बात करने लगी कि हमारी सगाई किस तरह होगी। सगाई हमारे घर पर होगी और मैं उस शाम साड़ी पहनूंगी। पता है क्यों? क्योंकि साड़ी में मैं बहुत अच्छी लगती हूँ। और उसने मेरे पूछने से पहले ही अपने सवाल का जवाब दे दिया। आहा, चलो फिर मैं अपनी सोनी मोनी को उस शाम साड़ी में देखना चाहता हूँ। वह मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी शाम होगी। मैं अपने होने वाले पति के बगल में खड़ी होंगी, बहुत सारे लोगों के बीच में। मैं सबके सामने तुम्हें छू सकती हूँ, तुम्हारा हाथ थाम सकती हूँ और कोई कुछ भी नहीं कहेगा। उसने कहा, मैं उस शाम के इंतज़ार में मरा जा रहा हूँ। फिर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा और हम संगीत पर डांस करेंगे सबके सामने। मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त मुझसे जलें क्योंकि तुम मेरी हो। मैंने उस दिन के जल्दी आने के सपने के साथ कहा और सबके सामने हमारी आंखें एक दूसरे से बातें कर रही होगी। वे अनकहे शब्द जो उन लोगों को साफ सुनाई दे रहे होंगे। जब तुम मेरी आंखों में देखोगे तुम समझ जाओगे कि उसी समय तुम्हें देखने पर मैं क्या महसूस कर रही हूँ। जब लोग खाने में लगे होंगे मेरी आंखें तुमसे कहेंगी कि ऊपर चलो टेरेस पर, और मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाऊँगी और मेरी आंखें तुमसे आने के लिए कहेंगी और पहला मौका आते ही मैं भाग जाऊंगी, यह कहते हुए कि मुझे बाथरूम जाना है। उसने लड़कियों से शरारती अंदाज में कहा। मैं टेरेस पर होंगी, दरवाजे के ठीक पीछे जहाँ टेरेस की सीढ़ियाँ ख़त्म होती हैं। तुम्हें मेरे पायलों और चूड़ियों की आवाज़ सुनाई देगी। जब मैं सीढ़ियों से
अंधेरे टेरेस पर जाऊंगी, उसने धीरे से कहा, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलेगा कि मैं दरवाजे के ठीक पीछे खड़ा हूँ। मैंने फुसफुसाते हुए कहा, मैं दरवाजे को धकेलते हुए सीधा आगे बढ़ जाऊंगी। उसने भी फुसफुसाना शुरू कर दिया, तुम जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ोगी मैं तुमको पीछे से पकड़ लूँगा। पता नहीं हम लोगों को क्या हो रहा था। क्या यह इसका फल था कि हम लोग सप्ताह के दिनों में रात में बात नहीं कर रहे थे, या इसका कोई और कारण था। बाहर बारिश होने लगी थी, जो माहौल में और भी उत्तेजना घोल रही थी। मैं धरती पर गिरती बारिश की बूंदों की आवाज़ को सुन पा रहा था और ठंडी हवा खिड़की को खोलकर उस रात मेरे कमरे में आ रही थी। सोना, उसने प्यार से मेरा नाम पुकारा, और तुमको पीछे से पकड़कर मैं तुमको बाहों में भर लूँगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और शायद उसने भी वैसा ही किया। जब उसने फिर से गहरी सांस लेते हुए धीरे से प्यार भरी आवाज़ में कहा, सोना, और अपने हाथ से तुम्हारे लंबे बालों को मैं तुम्हारे बाह कंधे की तरफ ले जाऊंगा और अपने चेहरे को तुम्हारी गर्दन की दाईं तरफ बहुत पास ले आऊँगा, जबकि मेरा दूसरा हाथ तुम्हारी खुली कमर से खेल रहा होगा। मैंने अपनी भावनाओं को काबू करने की कोशिश की, क्योंकि मैं अपनी दिलरुबा को ज़्यादा डराना नहीं चाहता था। वह भी इतनी जल्दी। उसने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा, लेकिन हमारी सांसें तेज़ होती जा रही थी। वह भी इतनी जल्दी। मेरा अपना दिल भी खुशी से उछल रहा था। और फिर उसने आखिरकार पूछा। मैं उसके दिमाग को समझ गया, उसके मन में चलने वाले उतार चढ़ावों को भी, लेकिन सबसे बढ़कर वह मेरे साथ उस पल का आनंद उठाना चाहती थी। और मैंने उसका जवाब दिया, और फिर तुम मेरे होठों को अपने दाएं कान के पीछे अपनी गर्दन पर महसूस करोगी। वह फुसफुसाई गहरी सांस लेते हुए। मैं इस समय इतना अलग महसूस कर रहा हूँ, क्या तुम भी? मैंने बहुत धीमे से पूछा। हाँ, कुछ बहुत अलग। तुमको कैसा लग रहा है? तुमको अपने बाहों में लेकर मैं उस कोलोन को महसूस कर रहा हूँ जो तुमने लगाया है। औरतों जैसी तुम्हारी मीठी खुशबू। मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे होठ तुम्हारे कंधों को चूमते हुए तुम्हारी पीठ की ओर बढ़ रहे हैं और तुम्हारे पसीने को चूम रहे हैं। अब तक मेरी आवाज़ भी कांपने लगी थी। मैंने उससे पूछा, बताओ तुमको कैसा लग रहा है? मुझे लगता है वह अपनी लाइन पूरी करने की कोशिश कर रही थी और मैं उसकी तेज़ सांसों को साफ साफ सुन रहा था। वह हिचकिचा रही थी। मैं इंतज़ार कर रहा था। मुझे लगता है, कहकर वह रुकी और उसने फिर कोशिश की। मुझे लगता है जैसे तुमने मेरे ऊपर जादू सा कर दिया है। मैं उससे बाहर ही नहीं आना चाहती। वह कांपते हुए तेज़ तेज़ सांसें ले रही थी। उसकी मस्ती भरी आवाज़ मुझे और भी उत्तेजित बना रही थी। अब मेरा दूसरा हाथ भी तुम्हारी कमर के इर्द गिर्द आ गया है। और फिर कहकर मैं रुक गया और फिर वह आगे जारी रखने को कह रही थी। और फिर अचानक बारिश शुरू हो गई। मैं बाहर की बारिश को अपने सुंदर सपने में ले आया। और फिर मैं धीरे से फुसफुसाया और फिर मैंने तुमको अपनी तरफ घुमा लिया। हम बारिश में भीग चुके हैं। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी गीली साड़ी तुम्हारे बदन से चिपक गई है। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे माथे पर बारिश की बूंदें पड़ रही हैं। तुम्हारी नाक से होते हुए वो कुछ देर तुम्हारे होठों पर ठहरती है और फिर तुम्हारे बदन पर आगे की ओर बढ़ जाती है। तुम्हारे भीगे बालों के लट तुम्हारे गालों से चिपक गए हैं। और फिर वह फिर से फुसफुसाने लगी। तुम नीचे देख रही हो, कहीं मेरी शर्ट की ओर? तुम्हें मेरी आंखों में देखने में शर्म आ रही है। मैं तुम्हारी ठोड़ी को ऊपर उठा रहा हूँ ताकि तुम मेरी आंखों में देखकर उनको पढ़ सको। मैं तुम्हें घूर रही हूँ। और फिर उसके लिए कुछ भी बोलना मुश्किल हो रहा था और उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। हमारे सिर थोड़ा सा झुके। मेरे होठ तुम्हारे होठों पर ठहरी हुई बारिश की बूंदों को महसूस करते हैं। उनको अपने मुंह के अंदर को लेने के बाद मैं फिर तुम्हारे होठों की मुलायमियत को हासिल कर लेता हूँ। मैंने जिस गहरे चुंबन का वर्णन किया था वह कुछ देर तक चलता रहा। वह पहला मौका था जब मुझे लगा कि उसने मुझे कुछ सीमाओं को लांघने की छूट दे दी है। एक दूसरे से मीलों दूर हमने उस पल की एक एक कंपन को महसूस किया। हम एक दूसरे में खोए हुए थे कि अचानक वह फिर से शर्माती हुई, हे, नीचे लोग हमें ढूंढ रहे होंगे, मुझे भागना है इससे पहले कि मम्मी पापा मुझे ढूंढते हुए ऊपर आ जाएं, वह चिल्लाई।
मुझे आश्चर्य हुआ कि उसने किस तरह से अपनी ऊर्जा इकट्ठी की और उससे भी बढ़कर उसने किस तरह से काल्पनिक लोगों को कल्पना की उस बारिश में याद किया, उस झूठ मूठ सगाई की रात में। हालांकि उसे आने वाले कुछ महीनों में सच साबित होना था। अरे नीचे लोग खाने में मस्त होंगे। मैंने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की। ना प्लीज़, अपनी बाँह हटाओ, हमें जाकर अपने कपड़े बदलने होंगे इससे पहले कि हमें कोई देख ले। उसने हमारी उस आभासी हालत पर हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त है। और वह क्या है भला? मैं तुमको कपड़े बदलते हुए देखना चाहता हूँ। ओहो, तुम्हें उंगली क्या पकड़वाई? तुम तो पूरा हाथ पकड़ना चाहते हो। ज़्यादा गलतफहमियाँ मत पालो। धीरे से हंसते हुए उसने मुझे चेतावनी दी। हाथ पकड़ना, सिर्फ हाथ नहीं, मैं तुम्हारी पूरी तरह से होना चाहता हूँ, मैंने जवाब में कहा। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मुझे उसकी अनुमति नहीं दी, वह भी तब जबकि हमें सिर्फ सोचना भर था। उस रात हम बहुत देर से सोए। नहीं, रात नहीं थी, मुझे लगता है सुबह होने वाली थी जब हमने आखिरकार फ़ोन रख दिया। मैंने अपने स्नोफॉल की तरफ देखा और अपने बिस्तर से उठती हुई खिड़की की ओर गया। मैंने देखा कि जब तब तक बारिश थम चुकी थी। मैं थक चुका था कि मुझे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए मैंने किचन से एक सेब उठाया और बिस्तर पर लेटे लेटे उसे कुतरने लगा। फिर मैं अपनी उस बातचीत के बारे में सोचने लगा, एक एक बात कि क्या हुआ था। मुझे एकदम याद नहीं कि कब मुझे नींद आ गई और कब मैं सपनों में खो गया। अगली सुबह बहुत सुहानी थी। सूर्य की किरणें मेरे कमरे में खिड़की के रास्ते आ रही थी। बारिश भरी रात के बाद की सुबह सचमुच सुहानी होती है। अपनी अध खुली आंखों से मैं पिछली रात को याद करते हुए अपने ऊपर मुस्कुराया कि मैं किसी तरह उठा और बिस्तर पर बैठकर अपने आप को मुस्कुराता हुआ शीशे में देखने के लिए घूम गया। फिर मैंने अपनी परछाई से पूछा, अब भी उसके खुमार में हो? हाँ। और वह रात भी क्या रात थी। अगर केवल ख्याल में लिया गया चुंबन इतना मज़ेदार हो सकता है तो सचमुच का कैसा होगा, मैं सोचने लगा। फिर मैंने फैसला किया कि उसे फ़ोन करूँगा, उस सब के लिए, उसे चिढ़ाने की खातिर जो उसने कल रात किया था। उसने नींद में ही फ़ोन उठाते हुए कहा, मेरा बेबी उठ गया? आह, तुम मार ही देती हो जब इतना मीठा बोलती हो। सच? लेकिन मुझे अभी भी नींद आ रही है और मैं अपने सपनों में वापस जाना चाहती हूँ, उसने कहा शरारती ढंग से। मैं उसके ऊपर चिल्लाया, नींद? मैं तुमको जगाने के लिए हूँ न यहाँ। तुमको कुछ याद भी है तुमने एक लड़के से कल रात क्या क्या कहा था? मेरा मतलब है कि तुम इतनी खुली, इतनी बोल्ड कैसे हो सकती हो? मुझे इतना कुछ कहने के लिए तुमने मुझे कैसे उकसाया? मैं उसे शर्म से बाहर निकालने के लिए जद्दोजहद करता रहा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम शर्म की सारी दीवारों को इस तरह पार कर जाओगी, नैतिक मूल्यों को। मैंने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि वह पूरी तरह से उठ गई और मेरे ऊपर वापस चिल्लाई, ओए हाय, तुम लड़के हो, तुम कितने चालाक हो। हे भगवान, तुम सारे लड़के एक जैसे होते हो। जो बातें तुमने अभी कही वे असल में मेरी होनी चाहिए। तुमने मेरी लाइनें चुरा ली क्योंकि मैं सोई हुई थी। सारी सीमाएं तुमने पार की और अब तुम मेरी खिंचाई भी कर रहे हो। तुम ऐसा कर सकते हो? मुझ जैसी भोली भाली लड़की को तुम लोग कितना उल्लू समझते हो। हे, मैंने बीच में उसको शांत करने के ख्याल से टोका, लेकिन वह बोलती ही गई जैसे विपक्षी पार्टी का नेता एनडीटीवी के बिग फाइट में बोलता ही चला जाता है। तुम लड़के मौका पड़ते ही गिरगिट की तरह रंग बदलने लगते हो। और मैं याद करने की कोशिश करने लगा कि मैंने गिरगिट के बारे में कहाँ सुना था। शायद बायोलॉजी में। गिरगिट को परेकर मैंने उसको टोकने की कोशिश की। अच्छा बाबा सुनो, और तुम लड़के ही इस तरह की बातें करते हो, हम लड़कियां कभी नहीं। उसकी बात पूरी नहीं हुई थी। हे खुशी, मैंने कहा, लेकिन वह मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रही थी। और तुमको पता है, तुम सारे लड़के, अब बहुत हो गया, मैं चिल्लाया। तुमको पता है कल रात का वह आधा घंटा मेरे लिए इतना खास है कि मैं तुम्हारे साथ उसका फिर से आनंद उठाने के लिए 100 बार मरने को तैयार हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और वह ऐसे पिघल गई जैसे गर्मी में आइसक्रीम। सच्ची, उसकी मासूम मीठी आवाज़ अब शांत हो गई थी। मुच्ची, मैं सगाई की उस शाम का इंतज़ार करूँगा कि वह इसी तरह से सच हो जाए। इसका ध्यान रखना कि तुम ज़्यादा लिपस्टिक मत लगाना। शट अप।
उसने शर्माते हुए कहा। सारा दिन उस खबर के पक्का होने का इंतज़ार करता रहा। अगर कोई और समय होता तो यह खबर अच्छी होती। दुर्भाग्य से मुझे पक्की खबर मिल गई और यह बात मुझे और उसे अपने परिवार वालों को भी बतानी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि जब यह सुनेगी तो खुश होगी या दुखी। फिर भी बिना आगे कुछ सोचे मैंने उसे बताने के लिए फ़ोन किया। जब उसने फ़ोन नहीं उठाया तो मैं अपनी पढ़ाई में लग गया। 5 मिनट में मैंने देखा कि मेरे सेल फ़ोन की घंटी बज रही थी। स्क्रीन पर उसका ही नाम चमक रहा था। मैंने फ़ोन उठाया और बड़े रोमांटिक आवाज़ में एक पुच्ची के साथ कहा, हाय जान। ओह हाय। उफ, यह नीरू थी, उसकी छोटी बहन। कितनी बड़ी गलती हो गई। अब मुझे क्या कहना चाहिए? क्या मुझे बात करनी चाहिए या फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए? मैं घबरा रहा था। मैं उसके परिवार के सामने किस तरह की इमेज पेश कर रहा हूँ अपनी? पहली लाइन तो पक्के तौर पर झटके की तरह लगी होगी। कैसे हैं आप? नीरू ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और तुमने उसके फ़ोन से कैसे कॉल किया? मैंने उसका सिर खुजाते हुए पूछा, यह सोचते हुए कि शायद उसने मेरी पहली वाली लाइन या तो किसी जादू से या किसी तकनीकी खराबी की वजह से नहीं सुनी हो। मैं ठीक हूँ। असल में खुशी बाथरूम में थी और मैं आपका फ़ोन उठाने ही वाली थी कि घंटी बजनी बंद हो गई, तो मैंने मिस कॉल्ड को डायल कर दिया। लीजिए, वह आ गई है कमरे में और अब वह मुझसे फ़ोन छीनने की कोशिश कर रही है। और उसकी आवाज़ दूर होती चली गई। आखिरकार खुशी ने अपने आप को बहन के मुक्कों से बचाते हुए कहा, हाँ हेलो। नीरू मुझसे बात करना चाहती थी और शायद यही वह समय था जब मुझे उससे बात करनी बड़ी मुश्किल लग रही थी। इसकी वजह फ़ोन पर हमारी बातचीत की अटपटी शुरुआत थी। हे भगवान, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैंने उससे कहा, सोना 1 मिनट। यह कहकर वह सुनने के लिए रुक गई। जो बात उसने नीरू से कही थी वह 1 मिनट 5 मिनट तक चला और तब मुझे लगा कि मैंने जो जादू वाली बात सोची थी वह कितनी गलत थी। क्या? ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए खुशी चिल्लाई। हाय मेरी जान, नीरू पीछे से चिल्लाई और वह भी बहन के ठहाके में शामिल हो गई। हे भगवान, मैंने सोचा और अंदर ही अंदर मुझे शर्म आने लगी। लेकिन खुशी मेरे बचाव में नहीं आई, बल्कि वह भी उस पल का मज़ा उठाने में अपनी बहन के साथ शामिल हो गई। उसकी छोटी बहन मुझसे ऐसी बातें कर रही थी जैसे उसने कुछ भी नहीं सुना। और ज़रा अब उसे देखिए लड़कियां। अब मुझे याद आया कि गिरगिट क्या होता है और मुझे लगता है कि यह लड़कियों को ज़्यादा सूट करता है। वे कितनी तेज़ी से रंग बदल लेती हैं और इस तरह से मैं उन दोनों बहनों के लिए मजाक का कारण बन गया। और तब तक यह भूल चुका था कि मैंने किस कारण फ़ोन किया था। जब तक उसने ठहाके के दौर को विराम देते हुए आखिरकार खुशी फ़ोन पर वापस आई। हाँ अब बोलो। वह दूसरे कमरे में फ़ोन पर वापस आई। तुम्हारी बहन इतनी चालाक है, ऐसे जता रही थी जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। आखिर वह मेरी बहन है ना। अब मैं कुछ दिनों तक उसका सामना नहीं कर पाऊँगा। अरे छोड़ो, आखिर तुम उसके जीजू हो और जीजू और साली में इस तरह की बातें होती रहती हैं। लेकिन अगली बार से मैं इस तरह रोमांटिक अंदाज में बात नहीं करूँगा जब तक मुझे ये पक्के तौर पर न पता लग जाए कि फ़ोन पर तुम ही हो। ठीक है बाबा, अब बताओ तुम क्या कहने वाले थे? थोड़ी चुप्पी के बाद मैंने एक सांस में कह डाला, मुझे यूएस जाना है 1 सप्ताह के लिए अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में। क्या? उसने ऐसे कहा कि लगा जैसे एक शब्द में ही हजारों तरह के एक ख्याल पीछे हों, सब अलग अलग दिशाओं में। हाँ, एकदम अचानक से। उसने बेचैनी से पूछा। मुझे पता था कि यह बात लंबे समय से लटकी हुई थी जिसे मैं नवंबर में होने वाले एग्ज़ाम तक टालना चाहता था, लेकिन इस बार बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन तुम कोई बड़ा बहाना बना सकते हो नहीं। लेकिन यह मेरे करियर का सवाल भी है डियर। सुनो, प्लीज़ गुस्सा मत होना। इस समय मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं किस तरह से यह कर पाऊँगा। मेरा मतलब है आईएमएस की क्लासेस, मॉक टेस्ट, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आईएमएस की क्लासेस, मॉक टेस्ट, कैरियर, तुम्हें सब कुछ याद है, लेकिन मेरे बारे में क्या ख्याल है? अपने ऑफिस, कैरियर, आईएमएस में इतना बिजी रहे कि हम अभी तक एक दूसरे को देख भी नहीं पाए हैं। हमारी कहानी कितनी अलग है। और अब तुम कह रहे हो कि तुम अमेरिका जा रहे हो। वह रोने रोने को थी, लेकिन मेरे पास तुम्हें खुश करने को भी कुछ है। वो क्या? मैं प्लेन दिल्ली से पकड़ूंगा। मैं 1 दिन की छुट्टी ले लूँगा जिससे मैं एक पूरा दिन तुम्हारे साथ बिता सकता हूँ। आखिर हम दोनों लोग मिलेंगे। क्या
यह तुमको खुश करने के लिए काफ़ी नहीं है। हालांकि मैं यह जानता था कि यह उसको खुश करने का सही तरीका नहीं था। पूरा दिन उसके साथ बिताना, फिर 1 महीने से भी अधिक समय के लिए देश से चले जाना, लेकिन इस बात ने हमारे दिलों को कुछ सुकून दिया कि हम लोग सारा दिन एक दूसरे के साथ बिताने वाले हैं। हमारे पास मानो इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था कि हम उस दिन के आने की बेताबी से प्रतीक्षा करें और उसे कम से कम साल भर संजो कर रखें। आश्चर्य की बात यह थी कि एक ऑफिशियल ट्रिप के कारण हम लोगों को एक दूसरे से पहली बार मिलने का मौका मिल रहा था। कभी कभी हमें इस बात पर आश्चर्य होता कि हमारे जीवन में कितनी भागम भाग थी। ऑफिस से आईएमएस, करियर से परिवार, लेकिन उस आदमी से मिलने का समय ही नहीं था जिसके साथ हम आगे का जीवन गुजारने वाले थे। एक एक करके दिन गुजरता जा रहा था। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, हमारी भावनाएं और मजबूत होती जा रही थी। दिल और दिमाग में बेचैनी बढ़ रही थी और आखिरकार वह दिन भी आ गया जब हम पहली बार मिले। वह इतवार का एक गर्म चिपचिप दिन था। हम लोग टीवी पर एक ही फिल्म देख रहे थे। वह फरीदाबाद में थी, मैं भुवनेश्वर में था। मैं उसे इसलिए देख रहा था क्योंकि उसने मुझे एसएमएस करके इस फिल्म को देखने के लिए कहा था। फिल्म में हीरोइन अपने पति के साथ लड़ झगड़ कर अपना सामान पैक कर रही है। उसी समय खुशी ने मुझे फ़ोन किया और खुद को उसने उस औरत की जगह रख लिया। मुझे समझ में नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। पता है, अगर मैं किसी दिन तुमसे नाराज़ हो गई और तुमने भागने दिया तो तुम यह छोटा सा काम करना। मैं कुछ नहीं कहा, लेकिन वह बोल रही थी, मेरे पास दौड़ के आना और मुझे ज़ोर से गले से लगा लेना, चाहे उस समय मैं तुमको कितना ही मारूं। मुझे गर्मा गर्म झप्पी देना, एक भी शब्द मत कहना। कुछ देर मुझे अपनी बाहों में थामे रहना और कुछ देर बाद मुझे अपने पैक किए हुए सामान को बाहर निकालने में मदद करना। बोलो, करोगे ना?